नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में रायपुर छत्तीसगढ़ से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वरुण शर्मा, जो NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर वरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। जी, चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूरिन से जुड़ी समस्या, पथरी और प्रोस्टेट के बारे में, जिसके बारे में हम डॉक्टर वरुण शर्मा से कुछ अधिक जानकारियां लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर वरुण, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यूरिन संबंधी ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको रोज सामना करना पड़ता है, रोज आपको ऐसे केसेस से डील करना पड़ता है? देखिए, यूरिन संबंधित समस्याओं को हम ब्रॉडली कुछ हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे कॉमन इन्फेक्शन यूरिन में हो सकता है। दूसरा, पेशाब करने में परेशानी हो सकती है। पेशाब में खून आ सकता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। कई बार पेशाब कंट्रोल करने में समस्या होती है। आपको बाथरूम तक जाने से पहले ही कई बार यूरिन निकल जाता है। कई बार रात को सोते हुए नींद में निकल जाता है। इसके अलावा पेशाब करने में परेशानी हो सकती है, पूरी तरीके से पेशाब बंद हो सकता है। और जो कई बीमारियां कैंसर या पथरी है, उनके भी बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। बिल्कुल, आपने कई बीमारियों का जिक्र किया। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सर, स्टोन यानी कि पथरी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है लोगों में, और कई सारे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं इस समस्या से। आपसे समझना चाहूँगी कि पथरी से संबंधित समस्याएं कौन-कौन सी होती हैं? देखिए, पथरी के क्या सिम्टम्स आते हैं और उसका क्या इलाज है, वो मेजर उस पे डिपेंड करता है कि पथरी का साइज़ क्या है और वो आपके मूत्र मार्ग में कहाँ पे है। मोस्टली पथरियाँ आपकी किडनी में बनती हैं और उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करती हैं, कभी यूरिन की पाइप में फंस जाती हैं, पेशाब की थैली में आ जाती हैं। उसके साइज़ के हिसाब से वो जहाँ भी अटकती है, उसके अकॉर्डिंगली दर्द हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। अगर लंबे समय तक पथरी अटकी हुई है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर बहुत समय तक प्रॉपर इलाज नहीं कराया जाए तो किडनी भी खराब हो सकती है। ऐसे में सर, देखा जाता है कि पथरी जिनको होती है उनको दर्द की बहुत समस्या होती है। कई बार इतना अब्रप्ट पेन एक बार हो जाए तो उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी समस्याएं आती हैं। ऐसे में उनको ऐसे सडन रिलीफ के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सडन रिलीफ के लिए तो पेन किलर इंजेक्शन दिया जाता है, पर डेफिनेट आराम तभी आता है जब उस पथरी को हटाया जाए। जी, ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी सर, पथरी का उपचार क्या है प्रॉपर? क्या ऑपरेशन ही बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन होता है, या फिर उसके रोकथाम के लिए और कुछ क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना पड़ता है कि स्टोन जो है वो एक्चुअली कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका साइज़ कहाँ है। ऐसा माना जाता है कि यूजुअली 4 से 5 तक के छोटे स्टोन जो हैं वो अपने आप निकल सकते हैं। उसके लिए हम दवाई दे के वेट करते हैं। अगर 4 से 5 दिन में नहीं निकलता है पत्थर, या दर्द बना रहता है, या बुखार आता है, या इन्फेक्शन होने लगता है, तो हमको तुरंत निकालना पड़ता है। 5 से बड़े जो स्टोन होते हैं उनको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर लंबे समय तक रहते हैं तो आपको नुकसान कर सकते हैं। उसके लिए मोस्टली जैसे पुराने ज़माने में चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे, बट अभी तकनीकें काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी हैं। दूरबीन द्वारा मूत्र मार्ग से ही जाके हम आपके यूरिनरी सिस्टम में जहाँ भी पथरी है उसको हम लेज़र द्वारा निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि पथरी भी एक काफ़ी मुश्किल बीमारी होती है, कई सारे लोग इससे जूझ रहे होते हैं। ऐसे में कई तमाम परेशानियाँ लोगों को देखनी पड़ती हैं, कहीं न कहीं दर्द की समस्या होती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसे में सर, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि पथरी क्या किसी एज गैप पर मेजरली डिपेंड करती है? मोस्टली हमने देखा है कि 40 प्लस लोगों को इसकी समस्या ज़्यादा बढ़ने लगती है, एज के साथ-साथ ये दर्द की समस्या ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एज से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है स्टोन्स का। मोस्टली आपकी बॉडी की टेंडेंसी रहती है, कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी होता है। दूसरा, आप पानी की मात्रा कितना सेवन करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप कम पानी पीते हैं, या ऐसे परिवेश में काम करते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी का माहौल है, बहुत ह्यूमिड माहौल है, आपको बहुत पसीना आता है, शरीर से काफ़ी ज़्यादा आप फ्लूइड लूज़ करते हैं, ऐसी परिस्थिति में स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आहार का भी इसमें बहुत मेजर रोल होता है। आप किस प्रकार का खाना खाते हैं। आप अगर नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं, आप खाने में नमक ज़्यादा लेते हैं, तो आपको पथरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशंस में तमाम सावधानियां बरतना भी बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर वरुण, आपने यूरिन की जब समस्याएं बताई तो पथरी के साथ साथ प्रोस्टेट का भी जिक्र किया। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि प्रोस्टेट संबंधी कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, जी उनके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? जी देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों के मूत्र मार्ग के अंदर स्थित एक ग्रंथि होती है। सभी पुरुषों में पाई जाती है। 50 वर्ष की आयु के बाद में शरीर के अंदर काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे प्रोस्टेट की ग्रंथि की वृद्धि होने लगती है। किस अनुपात में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, उस पे आपके सिम्पटम्स डिपेंड करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको पेशाब करने में परेशानी आ रही होती है। पेशाब बार-बार जाना पड़ता है, दिन में या रात में। कुछ लोग इतने त्रस्त होते हैं रात को बार-बार उठ के कि अगला पूरा दिन वो ड्राउज़ी फ़ील करते हैं, अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है। कई बार मतलब एक सोशल टबू बन जाता है उनके लिए, क्योंकि ठीक से पेशाब नहीं करते हैं तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही पेशाब हो जाता है। ये सब समस्याओं के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। और सर डॉक्टर, ये भी है कि प्रोस्टेट का इलाज कई बार कहा जाता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ ही कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता है। ऐसे में जब बात ऑपरेशन तक आती है तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं इसे? देखिए, प्रोस्टेट संबंधी तकलीफ़ों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रोस्टेट जो बढ़ता है आयु से, आपके एज रिलेटेड जो है। दूसरा, प्रोस्टेट कैंसर। दोनों के सिम्पटम्स यूजुअली समान ही होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की अगर हम बात करें तो ये पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है, और अब धीरे-धीरे इसका इंसिडेंस हमारे देश में भी बढ़ रहा है। प्रोस्टेट अगर कैंसर नहीं है और प्रोस्टेट केवल जो बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है वो हुआ है, तो उसको मेडिसिन से 90% तक आराम दिया जा सकता है। केवल कुछ ही केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। परंतु अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका इलाज उसके स्टेज के अकॉर्डिंग किया जाता है। सर कौन सी ऐसी सिचुएशन आप देख सकते हैं अपनी बॉडी में कि पता चल जाए कि बस ये जो समस्या है वो कैंसर का रूप लेती जा रही है, अब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा एक लक्ष्मण रेखा नहीं है कि उसको पार करने के बाद आपको आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। कोई भी तकलीफ लगती है, बेहिचक आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती सिम्पटम हो सकते हैं एक बहुत गंभीर बीमारी के। अगर आप समय से उसका निदान करवा लेते हैं तो आप पूरी तरीके से उससे स्वस्थ हो सकते हैं। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर का सवाल है, 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, एक पीएसए नाम का टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है सिंपल। आप पीएसए साल में एक बार 50 वर्ष के अधिक वाले पुरुषों को ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार पहला सिम्टम यही होता है प्रोस्टेट कैंसर का कि आपका पीएसए बढ़ने लगता है। तो अगर आप सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं, नियमित रूप से अपना पीएसए जो है उसको करवाते रहते हैं, तो आप इनिशियल स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर को उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और पूरी तरीके से उससे ठीक भी हो सकते हैं। इसी कड़ी में सर आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कैंसर बढ़ जाए और आगे स्टेज तक पहुँच जाए जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, तो ऐसे में आप किस तरह से हैंडल करते हैं उस केसेस को? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को हम मोटा-मोटा 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो कैंसर जो है केवल आपके प्रोस्टेट में है। दूसरा, जिसको हम लोकली एडवांस करते हैं, प्रोस्टेट और उसके आसपास के अंगों में फैला है। और तीसरा हम मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर होता है, जिसमें शरीर के बाकी अंगों में भी आपका कैंसर फैल चुका होता है। अगर केवल प्रोस्टेट में ही है तो आप प्रोस्टेट को निकलवा के उससे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अगर प्रोस्टेट से बाहर आसपास के अंगों को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसके लिए हम रेडिएशन देते हैं पेशेंट को और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। परंतु अगर ये शरीर के बाकी अंगों में भी फैल चुका है, उस केस में उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, बट कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं हम उसको। उससे उसके जो सिम्टम्स आते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट्स की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर आपने बताया कि काफ़ी गंभीर बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर और 50 प्लस के जो जितने भी जेंट्स हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलती है। ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी कि प्रोस्टेट कैंसर से बचने के लिए पुरुषों को प्रायर लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, एज सच प्रिवेंटिव मेजर सबसे बड़ा तो यही है कि आप जागरूक रहें, अपना पीएसए नियमित रूप से कराते रहें, क्योंकि मोस्टली जेनेटिक होता है और एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपके खान-पान का भी होता है, स्मोकिंग एक फैक्टर होता है। तो एक सादा अपनी आहार विहार, स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर ये सब हैं तो इनसे दूर रहिए
अपना सादा भोजन करिए, अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी करते रखिए, स्वस्थ रखिए। और ये ज़रूर समझिए कि पुरुषों को 50 वर्ष की आयु के बाद में साल में एक बार अपना पीएसए करवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर वरुण, और साथ में ऐसा होता है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका शुरुआती लक्षण से पता नहीं चलता है, या फिर कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके ऊपर अगर हम प्रायरली ध्यान ना दें तो आगे जाकर सिस्टम और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर वरुण, प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या उन स्टेजेस में पॉसिबल है? देखिए, शुरुआती लक्षण पेशाब करने में परेशानी ही होती है। जी। पेशाब, जैसा मैंने पहले बताया, प्रोस्टेट किसी भी कारण से अगर बड़ा है तो सिम्टम्स उसके समान ही रहेंगे। बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब में खून आ सकता है आपको, और कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं। जब तक आपको पता चलता है तब तक वो ऑलरेडी पूरा फैल चुका होता है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको पीएसए कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सिम्टम्स ना आए, आपके अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो और वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो। जी। साथ ही डॉक्टर वरुण, लेज़र ट्रीटमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कड़ी मानी जाती है पथरी और प्रोस्टेट के दोनों के ही ऑपरेशन में। आपसे समझना चाहूँगी कि लेज़र ट्रीटमेंट कितना सफल रहता है, कितना सुरक्षित होता है किसी जी। पेशेंट के लिए? देखिए, लेज़र एक ऊर्जा का स्रोत है जिसमें हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड कंडेंस्ड बीम से उससे हम काट सकते हैं टिश्यूज़ को, उससे हम स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। तो यूरोलॉजी के फील्ड में जो लेज़र का मेन यूज़ है वो, जैसा कि आपने बताया, स्टोन के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। पहले जहाँ पे पथरी निकालने के लिए चीरा लगाना पड़ता था या अन्य कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते थे, लेज़र आने के बाद से हमें अब इतना आसान हो गया है पथरी का ऑपरेशन करना, और डेफिनेटली पेशेंट के लिए भी आसान हो गया है। जहाँ लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, चीरा लगाना पड़ता था, ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, अब आपके मूत्र मार्ग में कहीं भी पथरी है, उसको हम दूरबीन से जाके लेज़र से उसको बहुत ही फाइन डस्ट पूरा चूरा कर सकते हैं, पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। ये काफ़ी सेफ़ रहता है, और यूजुअली जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं, जिनके लिए ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क है, उनके लिए भी लेज़र एक चमत्कारिक रूप से उनमें हम किसी भी प्रकार के पत्थर को निकाल सकते हैं। दूसरा, प्रोस्टेट की बात करें तो जो लेज़र से जो प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है उसको हटाने की, वो भी काफ़ी सेफ़ है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अधिक आयु के पुरुषों में, जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है ऑपरेशन का, उनके अंदर लेज़र बहुत ही कारगर साबित होता है। बिल्कुल डॉक्टर, और नॉर्मली देखा जाता है कि लोग कई बार ऑपरेशन का जो नाम सुन के ही डर जाते हैं, पथरी के ऑपरेशन से डरते हैं। प्रोस्टेट गंभीर बीमारी है लेकिन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? या फिर जो पोस्ट ऑपरेशन के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर वो क्रिटिकल हो जाएं तो क्या करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। यूजुअली पेशाब में खून आना या इन्फेक्शन होना, मेनली ये कारण के साथ आते हैं, पर उनको दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कड़ी में सर, नारायण हॉस्पिटल के रोल को भी मैं समझना चाहूँगी। कितना कारगर साबित होता है आपके हॉस्पिटल में इलाज करवाना? क्या कुछ सुविधाएं आप पेशेंट्स को ऑफर करते हैं? देखिए, हॉस्पिटल का मुख्य ध्येय यही है, सेवा के भाव से हम लोग सभी पेशेंट्स का इलाज करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी रिसेंट एडवांसमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट है, वो हम सभी लोगों को दे सकें। तो जो भी हमसे जुड़ता है, हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम की यही चेष्टा रहती है कि उनको हम हर तरीके से हर सुविधा दे पाएँ और उनको उनकी तकलीफ़ों से छुटकारा दिला पाएँ। ऐसे में सर कई बार देखा जाता है कि अन्य बीमारियां भी जो होती हैं वो किसी और बीमारी के साथ मिलकर इतना भयावह रूप ले लेती हैं कि फिर दोनों का ही जो ऑपरेशन है या जो दोनों का भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि किसी और बीमारी का साइड इफ़ेक्ट ना हो? देखिए, ये बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बट हमारे जो हाथ में ये है कि हम अपनी जीवनचर्या को उस हिसाब से रख सकते हैं ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। आप डेली कम से कम 30 मिनट व्यायाम करिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने खाने पे देखिए, आप नमक ज़्यादा मत लीजिए, अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं उस पर कंट्रोल करिए। उसके अलावा पौष्टिक भोजन लीजिए, पानी की मात्रा जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
यूजुअली लोग क्या होते हैं, काम के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में ठीक से पानी नहीं पीते हैं, उसके चक्कर में उनको पथरी की तकलीफ हो सकती है या और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। पानी का सर आपने ज़िक्र किया, कई बार देखने को मिलता है कि पानी में कहीं न कहीं अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से पथरी एक प्रमुख बीमारी बन जाती है। क्या ऐसा सच में है? देखिए, अभी की स्थिति में पानी के कारण होने वाली पथरी के चांसेस बहुत कम है। यूजुअली हमारे सरकार की भी कोशिश रहती है कि सबको पीने योग्य जल जो है वो उनको मिले, और इसके चलते पानी के कारण होने वाली पथरी जो है उसका इंसिडेंस बहुत कम है। मोस्टली ये बहुत ही ड्राई एरिया जो है राजस्थान का और गुजरात का जो जी। वेस्टर्न रीजन है हमारे देश का, वहाँ पे इस प्रकार की पथरियाँ होती हैं। ऐसे में सर ये भी समझना चाहूँगी कि पानी तो आपने बताया कि काफ़ी हाइड्रेटेड रखता है और ज़रूरी होता है। इसमें फूड का क्या रोल होता है? क्या कुछ फूड लेना चाहिए? किस तरह की डाइट रखनी चाहिए जिनको पथरी हो या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो? देखिए, सादा खाना खाइए, बहुत तीखा या बहुत ही तेल वाला भोजन लेने से बचें। हम यूजुअली पेशेंट्स को ही बोलते हैं, आप नमक जो है उसकी मात्रा को सीमित करें अपने भोजन में। उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर रेड मीट का प्रोपोर्शन कम करना होगा। अगर ये सावधानियां लेते हैं तो जो बार बार पथरी या पथरी हो चुकी है उसका साइज़ ना बढ़े, ये सब के अंदर आप अपना ध्यान रख सकते हैं। और कोई सर प्रॉपर डाइट ऐसे पेशेंट्स के लिए जो उनको शायद थोड़ा-सा परेशानियों में राहत दे कि इस तरह की डाइट को अगर आप फॉलो करें तो इस बीमारी की आशंका थोड़ी-सी कम हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हाइड्रेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सादा खाना खाते हैं, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आप काफ़ी हद तक स्टोन से अपने आप को बचा सकते हैं। जी सर, यूरिन संबंधित समस्याओं के बारे में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये भी समझना चाहेंगे सर, हाइजीन आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, ना सिर्फ 50 प्लस या 40 प्लस लोगों की बात करें अगर, बल्कि यूथ में भी एक हाइजीन एक बहुत मेन इशू बनता जा रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूरोलॉजी संबंधित समस्याएं जो एक पुअर हाइजीन के कारण आ सकती हैं, सबसे कॉमन है कि वो आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। यूजुअली प्राय हम देखते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन से परेशान लोग हमारे पास आते हैं, बुखार आ रहा होता है, पेशाब में जलन हो रही होती है, पेशाब करने में समस्या हो रही होती है, और जांच कराने पे पता चलता है कि पेशाब में इन्फेक्शन है। तो अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो उसको फिर एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। जी, यानी कि इन्फेक्शंस का इलाज भी पॉसिबल है। ऐसे में समझना चाहूँगी सर, पिछले दिनों कोविड काल था और अभी भी स्थिति इतनी सामान्य नहीं हुई है। ये भी देखना चाहूँगी कि आपके हॉस्पिटल ने किस तरह से इस समय के साथ डील किया? क्या कुछ सुविधाएँ आपने प्रोवाइड की पेशेंट्स को? देखिए, कोविड के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, अलग से कोविड वार्ड बनाया गया। हर प्रकार के कोविड पेशेंट्स का हर क्रिटिकल सिचुएशन में हमने उनका इलाज किया है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने अपनी कोशिश से काफ़ी सारे मरीजों को स्वस्थ करके वापस घर भेजा है। लोगों के अंदर जो एक भय था कोविड को लेके, उसको कहीं ना कहीं तक दूर करने में हम कामयाब हुए हैं, और हम आगे भी इसमें प्रयासरत रहेंगे। पिछले दिनों सर हमने देखा कि ना सिर्फ हॉस्पिटल्स ने बल्कि सोशल मीडिया ने भी एक काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। जिस तरह से सिलेंडर्स की कमी देखी गई या जितनी भी बेड्स की कमी देखी गई, ऐसे में हॉस्पिटल्स को भी काफ़ी कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ है सोशल मीडिया का। ना सिर्फ पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स को मिलाया है बल्कि सभी को एक नई उम्मीद दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इन दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कहेंगे? अब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। डिजिटल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सब ने साथ में मिलके, हम सब ने साथ में मिलके कहीं ना कहीं कोरोना को हराने में काफ़ी सफलता हासिल करी है। इन दिनों सर क्या आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं? कोविड है, ब्लैक फंगस के केसेस भी आने लगे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर बात होने लगी है। क्या कुछ सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं आजकल? देखिए, जो डेल्टा की आपने बात करी, धीरे धीरे केसेस सामने आ रहे हैं, बट हम सब तैयार हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है,
और जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता जाएगा, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आती जाएगी। सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क लगाना और जो भी हम एहतियात सब रख रहे हैं, उससे डेफिनेटली हम इसको भी हरा पाएंगे। ब्लैक बिल्कुल। फंगस की आपने बात करी, मोस्टली कोविड के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स देने के बाद में जब आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, बट उसका निदान भी संभव है। बिल्कुल सर, और वैक्सीनेशन के साथ साथ तीसरी लहर की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। काफ़ी डर बना हुआ है सबके मन में कि कहीं बच्चों को ये इफ़ेक्ट करेगी तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं आगे तीसरी लहर को लेकर? देखिए, अनुमान लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट उसमें लगे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आएगी, पर हम सब उसमें तैयार हैं। आज ही मतलब एक स्टडी आई है मुंबई के अंदर कि ऑलरेडी 50% बच्चे हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जी। गई हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत खुशी की बात है। जितना हम डर रहे हैं शायद उस अनुपात में वो लहर ना आए, पर हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ना सर सिर्फ कोविड काल में बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी सर मेडिटेशन और योगा को काफ़ी अहम माना जाता है। आप किस तरह से देखते हैं इसकी महत्व को? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। काफ़ी हज़ारों सालों से हमारी सभ्यता का एक पार्ट रहा है योगा और मेडिटेशन। बिल्कुल। और मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ कि ये हमारे संस्कारों के अंदर ही है, और वर्तमान में पूरा विश्व इस चीज़ को मान चुका है कि मेडिटेशन और योगा आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट होने चाहिए। आपको हर तरीके से फ़ायदा होता है, आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको अपने जीवन के अंदर, साथ के अंदर, अपनी जीवनचर्या के अंदर उसको लाएं। डेफिनेटली सभी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और डॉक्टर वरुण, इसी के साथ मैं आपसे समझना चाहूँगी, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, अभी हम बड़े विकट समय से गुजर रहे हैं। सबने मिलके आज अभी तक कोरोना को हराया है, और मैं चाहता हूँ आगे भी सब ध्यान रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अभी भी पूरी तरीके से कोरोना गया नहीं, हम सबको अभी भी लड़ना है, और लगातार प्रयास करते रहिए। दूसरा, पानी खूब पीजिए, और 50 वर्ष से अधिक पुरुषों से अपील करूँगा कि प्लीज़ अपना साल में एक बार पीएसए ज़रूर करवाएं। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने आज हमारे साथ साझा की हैं। चलिए, आज डॉक्टर वरुण शर्मा निश्चित से हम लोगों ने बातचीत की। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी यूरिन से जुड़ी किसी समस्या को फेस कर रहे हैं, पथरी की प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसी न्यूज़ के साथ।